आंदोलन जैसा माहौल बना 5-6 दिन 10 दिन पहले ही लोगों ने बंदी की तरह तरह से अपना विरोध प्रदर्शन किया। मुद्दा था आरक्षण। आज आरक्षण को लेकर देश फिर से चल रहा है। 47 के विभाजन के बाद बिहार में 90 के दौर में जातिगत तरीके से विभाजन का दौर शुरू किया गया था। आज फिर वही माहौल बनाया जा रहा है। जाति के आधार पर हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। हमें इससे सतर्क होना होगा। किस चीज पे हमें विरोध करना होगा? आरक्षण कैसा आरक्षण चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं, मगर किस बेसिस पे आरक्षण मिलना चाहिए? अभी हाल में कुछ दिन पहले ही मैंने अखबारों में पढ़ा था, आप ही के जिले में एक सवर्ण परिवार में एक व्यक्ति की भूख से मौत हो गई थी। भूख किसी के जात, धर्म या समाज में उसका क्या प्रतिष्ठा ये देख के नहीं आती है। इसीलिए आरक्षण भी सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण आज इस देश की जरूरत है। अगर आर्थिक तौर पर आरक्षण आज इस देश में नहीं आया, फिर से जो लोग कुछ माहौल बनाना चाह रहे हैं, फिर से जातिगत विस्मयता फैलाना चाह रहे हैं, जातियों को बांटना चाह रहे हैं, हमें उसे रोकना होगा। उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी। ये नहीं कि हम SC/ST कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, जो सिस्टम है वो होना चाहिए, मगर उसके अलावा हमें जो आर्थिक रूप में गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, जात के हैं, उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण। भूख से अगर एक सवर्ण परिवार में भी मौत हो जा रही है, इसका अर्थ है कि आर्थिक रूप से हम कितना पीछे हैं, समाज कितना पीछे है। हम जब पैदा होते हैं तब हमें बताया जाता है हमारा नाम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा जात क्या है। धीरे धीरे विस्मयता हमारे दिमाग में फैलाई जाती है। हमें इन चीजों से बचना होगा। इसीलिए हमें आर्थिक रूप से आरक्षण के लिए आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि समाज में तभी समरसता आएगी, तभी समता मूल का स्थापना होगा, जब समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर हम चलेंगे। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण भी आर्थिक रूप पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आर्थिक रूप पे आरक्षण किया, पहल किया था। अगर किसी कारणों से या राजनीति से कह लीजिए इन चीजों को दबा दिया गया, हमें आज इसके लिए आवाज उठाना होगा। अभी यहाँ पर सब लोग कह रहे थे, शिक्षा के बारे में बहुत बात कर रहे थे। मोहन चंद्रवंशी जी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं उन्हें प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं उन्हें सरकारी नौकरी करनी चाहिए। इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब आप शिक्षकों के स्तर में बदलाव लाएंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक की गोद में समाज का विकास भी है और समाज का विनाश भी है। हमें यह देखना होगा कि हमें आज कैसे शिक्षक चाहिए। शिक्षा तभी इस प्रदेश में विकसित होगी, शिक्षा का तभी प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से होगा जब स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या आपके सरकारी स्कूल है, अच्छे शिक्षक आएंगे। आज सरकार ने शिक्षा वृत्ति दे दी है, साइकिल दे दिया है, यूनिफॉर्म दे दिया है, ठीक है, अच्छी चीजें, इनसे मिड डे मील है, इनसे शायद हो सकता है बच्चे स्कूल की तरफ बढ़े। मगर जो आज सरकार का जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी से आप साक्षर हो सकते हैं मगर आप विद्वान नहीं हो सकते, आप IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। विकास हमारा तभी होगा जब हमारा मौलिक आधार पर विकास होगा। ये नहीं कि कथा का अंगा पढ़ के आ गए, नाम लिखना सीख गए, सिग्नेचर करना आ गया, हम पढ़े लिखे हो गए। समाज में हमें अच्छे शिक्षक चाहिए। 5000 की नौकरी में कैसे शिक्षक आएंगे? कोई MA BA PhD करके कोई 5000 की नौकरी क्यों करना चाहेगा? हमें, आप जर्मनी में देखेंगे, जर्मनी में सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा शिक्षकों को मिलता है, क्योंकि शिक्षक ही इस देश का, इस प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ पलायन हुआ, 90 के दशक में पलायन हुआ, उसकी बहुत बड़ी भूमिका लोग कहते हैं जातिगत हिंसा, मगर मैं कहता हूँ इस प्रदेश से पलायन का सबसे मुख्य कारण था शिक्षा। इसका शिकार मैं खुद हुई। 11 साल मुझे कभी दिल्ली कभी पुणे में जाके पढ़ाई करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि हमारे प्रदेश में ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे कॉलेजेस हैं। हमें सरकार को इसके लिए बाध्य करना होगा।
आवाज उठानी होगी हमें अपनी। सरकार जब बाध्य होगी, अच्छे शिक्षक आएंगे, शिक्षा के प्रति जो युवक हैं, नौजवान हैं, जो शिक्षक बनना चाहेंगे, तब जाके शिक्षा के स्तर में बदलाव आएगा। लोग कहते हैं, आपका मीडिया के साथियों ने मुझसे पूछा कुछ दिन पहले कि आप शिक्षा के बारे में कहते हैं, कैसे बदलाव लाएंगे, आपका क्या तरीका है बदलाव लाने का? शिक्षा में बदलाव क्यों नहीं आ सकता है? आपके बगल में ही राजगीर है, नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय एक जमाने में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ सिर्फ भारतीय बच्चे नहीं बल्कि विदेश से बच्चे आके यहाँ पढ़ते थे, लाखों की संख्या में। आज हम लोग फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को यहाँ पे फिर से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की गई। हम क्यों फिर उस सरकार को इसलिए बाध्य नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल लेवल का यहाँ यूनिवर्सिटी हो, स्कूल्स हो, ताकि सिर्फ हमारे प्रदेश के बच्चे नहीं, विदेशों से भी बच्चे आए तो यहाँ सरकार को पैसा भी आएगा, इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। इसलिए तरीके हैं, हमें बस सरकार को बाध्य करना होगा, सरकार को इसके ऊपर हमें बोलना होगा। हम नहीं बोलेंगे तो कोई हमारे लिए बाहर से बोलने नहीं आएगा। सब कोई सोचता है कि हम क्यों बोले, हमें चुप रहना चाहिए, सरकार का काम है, सरकार करेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, आप अपना आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार चुप रहेगी। क्योंकि सरकार के मौलिक चिंतन में आज शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है इस प्रदेश में। आप देखिए, आज कोई गरीब आदमी अगर नहीं आपके जिला मुख्यालय में ये जो सदर अस्पताल होगा, आप वहीं चले जाएं और देख लीजिए क्या सुविधाओं की कमी है। हमारे जिला में भी सदर अस्पताल में चले जाइए, बहुत सुविधाओं की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। अभी हाल में ही मुझे पता चला कि ब्लड की कमी रहती है, इतनी सुविधाएं नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हमें हमारा जो दिल्ली में आवास है, वहां पिताजी के पास रोज लाखों की संख्या में, मतलब हर दिन 100 के लगभग मरीज आते हैं कि हमारा इलाज एम्स में करवा दीजिए। पटना में भी एम्स है, यहाँ क्यों नहीं जाते? क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है। सरकार इसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को हमें बाध्य करना होगा। हम जब तक अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, सरकार भी कुछ नहीं करेगी। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि इस पार्टी का गठन आप कार्यकर्ताओं के वजह से हुआ है। आज जो भी पार्टियां हैं वो कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करती हैं, उसका कार्यकर्ताओं को भूल जाती है। यहीं पे आपके जिला अध्यक्ष हैं इंद्रदेव कुशवाहा जी, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे, इनको मेरे पिताजी ने जब टिकट दिया तो बहुत लोगों ने कहा कि आप इससे अच्छा ज्यादा थक को मेरे को टिकट दे सकते थे, पर मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं से ही है, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ताओं का सम्मान जिस पार्टी में नहीं होगा वो पार्टी आगे नहीं जाएगी। किसी भी पार्टी की रीढ़ है कार्यकर्ता, और उसमें भी सबसे ज्यादा रीढ़ है युवा कार्यकर्ताओं। ये युवाओं का देश है और यहाँ युवाओं की पार्टी नहीं है। युवाओं का देश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जनसंख्या में सबसे ज्यादा हम युवा हैं। हम अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, युवा अगर राजनीति में नहीं आएंगे, युवा सत्ता मंच बनने का सबसे बड़ा कारण यही था कि हम चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे युवा है वो सक्रिय तौर से राजनीति में आए। युवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 3 चीजों के लिए करती हैं, कुर्सी लगाने के लिए, बैनर लगाने के लिए, नारा लगाने के लिए। मगर हम चाहते हैं कि युवा आए, आगे आए, अपनी भागीदारी मांगे। युवाओं को भी अपनी आज भागीदारी चाहिए। राजनीति में तभी बदलाव आएगा जब युवा राजनीति में बढ़ चढ़ के आएंगे। इस प्रदेश की राजनीति का दिशा युवा तय कर सकते हैं, और युवा ही तय करते हैं क्योंकि युवाओं की जनसंख्या है। अगर हम युवा आगे नहीं आएंगे तो युवाओं के लिए कोई आगे नहीं आएगा। युवाओं को मैं ज्यादा और नहीं कुछ कहना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा, देखिए मैं भी प्रदेश से बाहर था, 10-12 साल नौकरी कर रहा था, कमा रहा था, अच्छा, मुझे कोई जरूरत नहीं थी राजनीति में आने के लिए। अगर मैंने जो प्रदेश की स्थिति देखी, मुझे लगा नहीं, पहल तो करनी होगी। हम पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्रांति सबको चाहिए, बदलाव सबको चाहिए, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, मगर अपने घर में नहीं, बगल वाले घर में पैदा हो भगत सिंह। अपने घर में पैदा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमें खुद अपने कंधों पे भार लेना पड़ेगा। अगर हम खुद आगे नहीं आएंगे, कोई हमारे लिए आगे नहीं आएगा। क्रांति लानी है तो युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। मैं
तीन लोगों को देखता हूँ ज्यादा। मैं इतिहास में जाऊंगा, इतिहास में तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें आज प्रेरित कर सकते हैं राजनीति के लिए। मगर मैं अपने आसपास में ये तीन उदाहरण ऐसे देखता हूँ जो मुझे लगता है कि जब आज भी ये लोग राजनीति में इस प्रदेश के लिए, इस देश के बदलाव के लिए जूझ रहे हैं, तो हम इतने कम उम्र में क्यों नहीं जूझ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह अलमज जी। इनके पिताजी जब जेपी आंदोलन के दौरान विधायक थे, सदन में बैठे हुए थे, ये बाहर में किसकी लाठियां खा रहे थे, अपने सारे दांत तुड़वा रहे थे। तो जब ये उस उम्र में, जब इनके पास भी सुविधाएं थी, वो सब भूल के जेपी आंदोलन में सड़क पे कूद सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। मेरे बाबा आज लगभग 100 वर्ष की उम्र की होने जा रही है। पिछले 40-50 साल, मतलब मुझे जब से मुझे अपना होश है, मैं उनको देख रहा हूँ शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। जब वो 100 वर्ष की उम्र में भी शिक्षकों के लिए लड़ सकते हैं, तो हम आज क्यों नहीं लड़ सकते हैं। हम भले इंडिया का हिस्सा हो, मगर हम अगर इंडिया में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते हैं। हमें बोलना पड़ेगा। आप देखिए अभी हाल में ही नियोजित शिक्षकों को लेकर बहुत बड़ा केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। बिहार सरकार के खिलाफ आदेश दिया माननीय हाईकोर्ट में, पटना में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार प्रतिदिन वकीलों पे 30 लाख रुपए खर्च कर रही है। वकीलों के फीस में 30 लाख दे रही है बिहार सरकार, मगर नियोजित शिक्षकों को पैसा नहीं देके बिहार सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं। तो इन चीजों के खिलाफ हम क्यों नहीं बोले। मेरे पिताजी 10 साल तक हारे रहे। हम लोगों ने कहा कि आप अब राजनीति मत कीजिए, छोड़ दीजिए, मगर उन्होंने कहा नहीं। बाबा से लेके जब पिताजी जब इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ वसूल है कि बनता है, हमारा भी कुछ हक बनता है कि नहीं, इस प्रदेश के लिए हम कुछ करें। और आज जो युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बड़ा रोचक प्रसंग है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान का। विंस्टन चर्चिल को जब प्रधानमंत्री बनाया गया ब्रिटेन का, क्योंकि उनको उनकी पार्टी ने ही दूसरे डेविल जनरल को हटा के उनको प्रधानमंत्री बनाया था, कि सबको लगा कि यही हिटलर से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उन्होंने पार्लियामेंट में अपने पहले उद्घोष में कहा कि those who have supported my government and joined my cabinet, I have nothing to offer to you but my blood, sweat, tear and toil। इसका अर्थ यह है, तो आज मैं अपने युवा साथियों जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मैं अपना त्याग, तपस्या, आंसू, बल, परिश्रम आपको दे सकता हूँ। आपसे भी यही चाहता हूँ। अंत में मैं युवाओं को दिनकर जी की 2 पंक्तियों से हुंकार करते हुए आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए 28 अक्टूबर को अपनी आवाज बुलंद कीजिए। तो पंक्तियां इस प्रकार है। धरता नहीं कंठ यमराज 2 बार, धरता नहीं कंठ यमराज 2 बार, मरता है जो मरता है एक बार, मरता है जो मरता है एक बार। तुम खुद मौत के मुख पे चरण धरो रे, तुम खुद मौत के मुख पे चरण धरो रे, जीना है तो मरने से क्यों डरो रे। जय युवा संगठन, जय डॉक्टर अरुण कुमार, जय नवादा। धन्यवाद।